हाँ बच्चों, तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स का ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर क्या है? जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये किस किस तरह से मोशन में रह सकता है, किस किस तरह से चल सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा चलता है स्ट्रेट लाइन में, तो इसको हम पढ़ते हैं मोशन इन वन डायमेंशन में। इसको क्या पढ़ते हैं हम? मोशन इन वन डायमेंशन। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि 11th क्लास की फिजिक्स कैसे चलती है। ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट चलता है तो ये किसमें चलेगा? मोशन इन वन डायमेंशन में। अगर ये ऑब्जेक्ट यूं चलता है, मतलब जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर यूं फेंक देते हैं, पत्थर को फेंक देते हैं, तो ये चलता है इस तरह से। इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, या इसी का नाम दिया जाता है मोशन इन टू डायमेंशन। अगर ऑब्जेक्ट दो डायमेंशन एक साथ क्लियर करता है, स्ट्रेट भी चलता है और ऊपर भी चलता है, इसको बोलते हैं मोशन इन टू डायमेंशन। अगर ऑब्जेक्ट यूं रोटेट होने लगे किसी सर्कुलर पाथ में, तो इसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। इन तीनों के अलावा एक और चीज जो बचती है वो ये है कि अगर ऑब्जेक्ट, मान लो ये कोई रोड है और ये यूं रोटेट होने लगे, मतलब ये कोई शाफ्ट है और ये यूं रोटेट हो रही है, तो इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ये, जिसका नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स। ये चैप्टर तीन चीजों पे हमें डिस्कस करवाएगा, जिसमें होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट और टॉर्क। इन सबको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनेमिक्स, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं सेंटर ऑफ मास। देखो सेंटर ऑफ मास क्या है? मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर है, तो इसको आप चाहे यहां से उठाओ चाहे यहां से उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब जगह से यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। तो इसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में रहेगा। सेंटर ऑफ मास क्या है, अभी एक सेकंड बाद आप समझ पाएंगे। मान लो ये ऑब्जेक्ट इस तरह का है, ये भी यूनिफॉर्म है, आप इसको यहां से उठाओ या आप यहां से उठाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ से उठाने पर ऑब्जेक्ट में आप सेम फील करोगे। अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह का होता, अब अगर आप इसको यहां से उठाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप यहां से उठाएंगे, यहां से पकड़ के, तो पॉसिबिलिटी ये है कि शायद इसका ये हिस्सा यहां से टूट जाए, अलग हो जाए। सेंटर ऑफ मास बॉडी का ऐसा पॉइंट है जहां से अगर ऑब्जेक्ट को उठाया जाए तो वो टूटता नहीं है। सिंपल डेफिनेशन अभी दी है मैंने। सेंटर ऑफ मास क्या है? आप इसको यहां से उठाएंगे तो ये टूट जाएगा। सेंटर ऑफ मास मान लें इसका यहां है, अगर आप यहां से उठाते हैं पकड़ के, तो ये कहीं से भी टूटेगा नहीं। तो सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट ऑफ बॉडी from center of mass is used for lifting the body, then body will not damage। तो body डैमेज नहीं होगी। ये सिंपल डेफिनेशन है। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है ये हम एक सेकंड बाद पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हमने क्या पढ़ा है? सेंटर ऑफ मास is the point which is used to lift the body, because if we use it for lifting, then body will not damage। यहां से अगर उठाएंगे तो बॉडी डैमेज नहीं होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं फिजिक्स में कि फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास को किस तरह से डिफाइन किया गया है। इसमें हम एक फिजिक्स की डेफिनेशन देते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या है।
तो डेफिनेशन दी जाती है, सेंटर ऑफ मास is the point of body from where moment is equal from all sides। देखो अब इसमें बाकी डेफिनेशन तो क्लियर है, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट की वो पॉइंट है, और बॉडी फ्रॉम वेयर मोमेंट इज इक्वल। यहां एक वर्ड आता है मोमेंट, ये क्या है? देखो मोमेंट वो पार्ट है किसी फोर्स का जो किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाता है। क्या है मोमेंट? मोमेंट इज द पार्ट ऑफ फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन, जो कि रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसको लिखते किससे हैं? हम सिंपली ले सकते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो ये डेफिनेशन क्या है? ये है कि अगर एक ऑब्जेक्ट m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट m2 है, मान लो सेंटर ऑफ मास यहां है, कंप्लीट डिस्टेंस इनके बीच में दे रखी है हमें r, तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां से मोमेंट हर डायरेक्शन से इक्वल होता है। कैसे? अगर इसको डिस्टेंस को हम बोल दें x, तो ये डिस्टेंस ली जाएगी r माइनस एक्स। ये x है, ये r माइनस एक्स है, तो इस डायरेक्शन का मोमेंट क्या होगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या यहां लिया जाता है मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मास कितना है? m1 है, डिस्टेंस कितनी है? यहां से x है, तो इस डायरेक्शन का मोमेंट है m1 इंटू एक्स। यहां से क्या है? m2 इंटू डिस्टेंस कितनी है? r माइनस एक्स। ये दोनों हमेशा इक्वल मिलते हैं। इस प्रोसेस से किसी भी मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या करेंगे? कंप्लीट डिस्टेंस हमें दी हुई रहेगी, इसको मान लेंगे x, तो ये हो जाएगा r माइनस एक्स। यू मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे? मैं 2-4 सवाल आपको करके दिखाता हूं। देखो मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, 6 kg and 4 kg are placed at 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, या बोल देते हैं 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस। देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 4 kg। एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और मैं लिख देता हूं, 2 kg and 10 kg are placed at 40 centimeter distance, then find distance of center of mass from 2 kg। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हम लिखते हैं, क्या करेंगे? ये 6 kg है और ये 4 kg। डिस्टेंस कितनी दे रखी है बीच में? 20 सेंटीमीटर। कहां से पूछिए डिस्टेंस? देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 4 kg। 4 kg से मान लो इसको हम बोल देते हैं x, इसको क्या बोलेंगे? 20 माइनस एक्स। अब इस डायरेक्शन का मोमेंट कितना लेंगे? 6 इंटू 20 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, यहां से क्या लेंगे? 4 इंटू एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 120 माइनस 6x इज इक्वल्स टू 4x। ये माइनस का 6x इधर आया तो कितना होगा? 4x प्लस 6x, ये हो गया 10x। x इज इक्वल्स टू 10 से करते हैं डिवाइड तो मिलता है 12 सेंटीमीटर। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो 4 सेंटीमीटर से कितनी डिस्टेंस पे है? 12 पे है, और इससे कितनी डिस्टेंस पे है? 8 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन है, 2 kg and 10 kg are placed at 40 centimeter distance, then find distance of center of mass। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये है 2 kg and 10 kg। ये 2 kg है, ये 10 kg है।
आर प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस दे रखी है 40। देन फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम 2 kg, 2 kg से मान लेते हैं ये x है, तो इससे कितनी हो जाएगी 40 माइनस एक्स। मोमेंट के इक्वल करेंगे तो इसका होगा 2 इंटू एक्स, इसका होगा 10 इंटू 40 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 400 माइनस 10x, इधर लेंगे तो 2x प्लस 10x इज इक्वल्स टू 400, ये हो गया 12x, तो x इज इक्वल्स टू आएगा 400 बाई 12 या 33.33 सेंटीमीटर। ये थे सेंटर ऑफ मास के फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, फर्स्ट कंसेप्ट कि मोमेंट जो है सेंटर ऑफ मास के अलोंग अगर लिया जाता है तो हर डायरेक्शन से इक्वल मिलता है। ये थे दोनों न्यूमेरिकल, समझ चुके हो आप। अब हम चलते हैं, इसी पे बेस्ड एक नए तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं होती है। एक सिंपल थ्योरी का सवाल लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है M1 एंड M2 आर प्लेस्ड एट R distance. If M1 is moved by D distance towards M2, then how much we have to move M2 so that center of mass will remain at initial point। देखो क्वेश्चन क्या है कि ये M1 है, ये M2 है, इनके बीच में R डिस्टेंस है। ये लो, ये डिस्टेंस हमें दे रखी है R। सेंटर ऑफ मास मान ले इनका यहां है, ठीक है, ये तो है केस फर्स्ट। अब ये बोलता है कि अगर इस पॉइंट को M1 को, ये M1 था, ये M2 था, इसको इधर लेके आते हैं M1 को, कितनी डिस्टेंस से? इफ M1 इज मूव्ड बाई D डिस्टेंस टुवर्ड्स M2, M1 को D डिस्टेंस इधर ले आए M2 की तरफ, देन हाउ मच वी हैव टू मूव M2, तो हम M2 को कितना इधर लेके आए so that center of mass will remain at initial point। center of mass अगर initially यहां था तो ये बाद में भी यहीं रह जाए। इसके लिए हमें M2 को कितना इधर ले आना चाहिए? मान लेते हैं इसको हमने खिसकाया इधर D डैश से, पहले ये दोनों यहां थे, इसको अगर हमने D से खिसकाया है तो इसको कितना इधर लेके आए ताकि सेंटर ऑफ मास अपने इनिशियल पॉइंट पे। मान लो ये डिस्टेंस थी x, तो ये कितनी थी r माइनस एक्स। यहां अब x में से कितना कम हो गया d, तो ये कितना बचता है x माइनस डी, जबकि ये कितना बचता है r माइनस एक्स माइनस डी डैश। हमें अपने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट दोनों केसेस पे एक एक बार अप्लाई करना है। इस पे और इस पे जब दोनों पे अप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे सामने होगा। कैसे? देखो यहां जब अप्लाई करेंगे तो आएगा M1x इज इक्वल्स टू M2 इंटू आर माइनस एक्स। M1 को x से और M2 को r माइनस एक्स से। यहां M1 को x माइनस डी से और M2 को इससे, तो यहां क्या आएगा M1 इंटू एक्स माइनस डी इज इक्वल्स टू M2 इंटू आर माइनस एक्स माइनस डी डैश। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को सोल्व करेंगे। कैसे? देखो इसको हम लिख सकते हैं M1x माइनस M1d, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से। इसको लिख सकते हैं M2 इंटू आर माइनस एक्स माइनस M2 इंटू डी डैश। अब देखो M2 इंटू आर माइनस एक्स, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं M1x। ये लो यहां पे इसकी जगह हमने लिख दिया M1x। यहां भी M1x है, यहां भी M1x है, दोनों तरफ से M1x हो गया कैंसिल। बचता क्या है? बचता है माइनस M1d इज इक्वल्स टू माइनस M2d डैश। ये कैंसिल, किसकी वैल्यू चाहिए? d डैश की,
तो d डैश इज इक्वल्स टू m1d बाई m2। ये थी वो वैल्यू जिससे अगर हम m2 को इधर खिसका देते हैं तो सेंटर ऑफ मास अपने इनिशियल पॉइंट पे ही रहेगा। ये था सेंटर ऑफ मास पे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कि किस किस तरह से हमसे पूछा जा सकता है, कैसे सेंटर ऑफ मास के लिए सभी डायरेक्शन से जो मोमेंट है उसको इक्वल लिया जाता है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप पे, सेंटर ऑफ मास फॉर मल्टी मास सिस्टम। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इसमें हमें एक मास यहां रख के दे रखा है m1, एक मास यहां रख के दे रखा है m2, एक मास यहां दे रखा है m3। मतलब अलग अलग मास अलग अलग पॉइंट्स पे रखे हुए हैं, कोई कहीं रखा है, कोई कहीं रखा है, कोई कहीं रखा है। मान लो ये रखा है x1 y1 पे, ये रखा है x2 y2 पे, ये रखा है x3 y3 पे। आगे अगर और हो तो उनको भी आप रख सकते हैं। देखो इस x1 y1 का मतलब क्या है, x एक्सिस पे तो है x1, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये है x1 और ये y पे जहां रखा है वो है y1। ठीक है, यूं ही m2 है, यूं ही m3 है। अब इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अभी जो हमने पीछे पढ़ा वो था अगर दो मास किसी डिस्टेंस पे रखे हो m1 m2 तो हम मोमेंट से उसको इक्वल कर सकते हैं। लेकिन अगर मास दो से ज्यादा हो या कितने भी हो सकते हैं तब सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला काम में लिया जाता है ये है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस, अगर और हो तो उसको भी आगे ऐड कर देंगे, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट डॉट डॉट। m1 इंटू x1, m1 को इससे मल्टीप्लाई, m2 x2, m2 को इससे मल्टीप्लाई, m3 को इससे मल्टीप्लाई, और हो तो आगे ऐड करते जाएंगे, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये है इसका x कोऑर्डिनेट। यूं ही सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तब m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस डॉट 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 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट। सेम कंसेप्ट है, एक बार x एक्सिस के लिए अप्लाई कर देंगे, एक बार y एक्सिस के लिए, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमें पता लग जाएगी। मैं आपको क्वेश्चन इसका करके दिखाता हूं कि कैसे इसको काम में लेते हैं। देखो 2 kg and 7 kg is placed at 1 3 and 2 4, then find center of mass। पहले मैंने यहां दो ही मास लिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इस दो की जगह पे 3 कर देंगे, फिर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। क्या है, 2 kg तो रखा है 1 3 पे, ये लो 2 kg है 1 3 पे और 7 kg है 2 4 पे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का अगर x कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे करेंगे, m1 x1 यानी 2 इंटू 1 प्लस m2 इंटू x2 यानी 2 इंटू 3, सॉरी गलत कर दिया, m1 ये है, x1 ये है, m2 x2, m2 कितना है 7 kg है, x2 कितना है 2 है, तो 7 इंटू 2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 कितना है 2, m2 कितना है 7, तो ये लो प्लस 7, ये हो गया 14, ये हो गया 2, तो 16/9 x कोऑर्डिनेट। यूं ही अगर सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट हम निकालना चाहें तो m1 y1, m1 कितना है 2 kg, y1 होगा कोऑर्डिनेट का यहां लिखा हुआ कंपोनेंट, तो 2 इंटू 3 प्लस m2 y2 यानी 7 kg इंटू 4 kg, ये लो 7 इंटू 4 अपॉन m1 प्लस m2, m1 है 2, m2 है 7, कितना आएगा 2 इंटू 3 6, 7 इंटू 4 28, ये होगा 34/9। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो लिखा जाएगा कैसे, 16/9 और ये 34/9।
ये सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। इस पोजीशन पे मिलता है हमें सेंटर ऑफ मास। इसी में एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 kg एंड 3 kg इज प्लेस्ड सच दैट, अरे एक तो सिंपल और करते हैं। 2 kg 3 kg एंड 4 kg इज प्लेस्ड एट 1 1 2 0 एंड 1 3, देन फाइंड सेंटर ऑफ मास। देखो 2 kg 3 kg और 4 kg दोनों तीनों के लिए हमें अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ये और ये। पूछता है सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या फॉर्मूला था, m1 x1। m1 कितना है 2, x1 कितना है 1, तो 2 into 1 प्लस m2 x2। m2 कितना है 3 kg, x2 कितना है 2, तो प्लस 3 into 2 प्लस m3 x3। m3 कितना है 4, x3 कितना है 1, तो कितना आएगा 4 into 1 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ऐड करो सबको, 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये हो गया 9। कितना आएगा यहाँ, ये है 2, ये है 6, ये है 4, 12/9 या 4/3। अगर यूं ही हम y कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट हम लेंगे m1 y1, तो m1 कितना है 2, y1 कितना है 2, तो 2 into 2 प्लस m2 y2, तो 3 into 0 प्लस m3 y3। m3 कितना है 4, y3 कितना है 3, ये लो अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, तो 2 प्लस 3 प्लस 4, ये फिर से आएगा 9, ये हो गया 4, ये 0, ये 12, तो ये आया 16/9। तो जो सेंटर ऑफ मास है ये लिखा जाएगा 4/3, 16/9। ठीक है, ये थे सेंटर ऑफ मास के सेकंड टाइप के क्वेश्चन, जिसमें सिंपली हमें कोई 1 2 3 कितने भी मास दे सकता है और फिर इनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए जाएंगे, उनकी वैल्यू रख के हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ है। इसी टाइप के क्वेश्चन में एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है जिसमें कुछ वैल्यू चेंज की जाती है। कैसे, 2 kg एंड 3 kg is placed such that center of mass is at 1 2. Now where we have to put 4 kg so that center of mass shifts to 2 3। सवाल ये है कि कहीं ये कोऑर्डिनेट्स थे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 2 kg और 3 kg, 2 kg एंड 3 kg इस तरह से रखे हुए थे कि सेंटर ऑफ मास था 1 2 पे। अब इनका ये पता नहीं है कि ये कहाँ है, लेकिन ये इस तरह से रखे हैं कि सेंटर ऑफ मास कहाँ था 1 एंड 2 पे। मान ले ये था x1 y1 पे और ये था x2 y2 पे। तो पहले मैं यहीं तक की बात करता हूं, क्या था m1 x1 पे था, यानी 2 कहां पे था x1 पे था, प्लस 3x2, ये लो 3x2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 5, ये कहां मिलता है सेंटर ऑफ मास 1 पे। सेंटर ऑफ मास इस बार हमें गिवन है कि 2 kg x1 पे था, 3x2 पे था, तो सेंटर ऑफ मास कहां मिलता था 1 पे। यूं ही m1 y1 यानी 2 इंटू y1 प्लस 3 इंटू y2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 5, और ये कहां मिल रहा था 2 पे। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल्स टू 5, ये 5 इधर आ गया। यहां से क्या लिख सकते हैं, 2y1 प्लस 3y2 इज इक्वल्स टू 10। ये हुआ क्वेश्चन का फर्स्ट केस। अब क्या करना है, नाउ वेयर वी हैव टू पुट 4 kg, इस 4 kg को हम कहां रख दें सो दैट सेंटर ऑफ मास शिफ्ट्स टू 2 3। मान लो इसको हमने रख दिया x3 y3 पे, हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि x3 y3 कितना होगा।
कैसे रखा है कि सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट हो गया 2,3 पे। जो सेंटर ऑफ मास 1, 2 पे था वो कहां शिफ्ट हो गया 2, 3 पे। तो देखो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3, m3 कितना रखा है 4 kg अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल्स टू सेंटर ऑफ मास कहां चाहिए आपको 2,3 पे, तो यहां पे लिख देंगे x कोऑर्डिनेट 2। अब अभी कुछ देर पहले जब हमने सोल्व किया था तो 2x1 प्लस 3x2 इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं 5, केस फर्स्ट से मिला हुआ है हमें, इसकी जगह 2x1 प्लस 3x2 हम लिख सकते हैं 5। देखो क्या होगा 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, मल्टीप्लाई हुआ तो 18, इसकी जगह क्या आ गया 5 प्लस 4x3, इस 5 को इधर ले जाएंगे तो 4x3 इज इक्वल्स टू 18 माइनस 5, ये आएगा 13, या x3 इज इक्वल्स टू 13/4। हमें x3 y3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जिसमें हम x3 निकाल चुके हैं। सेम कंसेप्ट करेंगे y के लिए, तो m1 2 इंटू y1 प्लस m2 है 3, y2 प्लस m3 है 4, y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आएगा 9 इज इक्वल्स टू कहां मिलना चाहिए सेंटर ऑफ मास 3 पे, ये लो 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 27, इसकी जगह कितना लिख सकते हैं 2y1 प्लस 3y2, ये होता है 10, ये लो 10, ये हो गया 27, ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस, और ये 4y3, यहां से बचता है 17, तो y3 दे सकते हैं 17/4। तो जो x3 y3 की वैल्यू है वो है 13/4, 17/4। ये था सेंटर ऑफ मास का सेकंड टाइप का क्वेश्चन, जिसमें अलग अलग ये मास के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए होते हैं, उनको हम एक फिक्स फॉर्मूले में पुट करके ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहां होगा, कितना शिफ्ट होगा। आज हमने सेंटर ऑफ मास के 2 तरह के क्वेश्चन पढ़े हैं, पहला मोमेंट से रिलेटेड और दूसरा ही। इनको आप अच्छे से पढ़ लें, सेंटर ऑफ मास को हम आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये ऑलमोस्ट 3 या 4 लेक्चर में चलेगा सेंटर ऑफ मास। नया चैप्टर है, साथ में पढ़ते रहें, पीछे का कुछ भी इसमें काम में नहीं आएगा। अगर पीछे वाला आपको याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो भी आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। रिवीजन करते रहे, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं डाउट है तो कंटिन्यू पढ़ते रहे। टेक केयर।